EP9 बब्बर शेर। वैसे तो अपने सामान्य से थोड़े कम लंबे और जरूरत से कुछ ज्यादा मोटे शरीर को छुपाकर मुनमुन के लिए उन काले सायों की नजरों से बचकर आर्यन के सैन्य मोर्चे तक पहुंचना नामुमकिन था। पर एक सेवक होने के भी अपने कुछ फायदे हैं। सालों से आर्यनगर के सिपाहियों की सेवा करते मुनमुन को सारे खुफिया, अनदेखे, कम इस्तेमाल किए जाने वाले रास्ते पता थे। उन्हीं रास्तों होता वो बड़ी आसानी से सबकी नजरों से बचकर अपनी मंजिल तक आखिर पहुंच ही गया। आर्यन के कहे मुताबिक उसके कपड़े और अलमारी में पड़े उसके सोने के सिक्के समेटते वक्त मुनमुन के दिमाग में फिर वही ख्याल कौन उठा जो उसे आज सुबह से ही अंदर खाए जा रहा था। न जाने क्यों उसे लग रहा था जैसे आर्यन में कुछ बदला बदला सा है, और आर्यन का उस हालत में ताबूत से जिंदा निकल आना, उन खूंखार भेड़ियों से भिड़ जाना, उन्हें इस तरह निहत्ते मार डालना कैसे मुमकिन है। मगर खुद को यह कहकर कि शायद उसके मालिक उसकी सोच से कुछ भी ताकतवर हैं, मुनमुन जल्दी से आर्यन का सभी सामान एक चमड़े के बैग में भरकर फिर छुपता छुपाता वहां से निकल पड़ा। पता नहीं क्यों, पर उसे इस खुफियापन में छुपने छुपाने में अब मजा आने लगा था। वहीं दूसरी तरफ आर्यन अब भी अपनी असल दुनिया की सोच में डूबा, नहाकर अपने शरीर से खून को साफ कर चुका था। अपने जख्मों पर जड़ी बूटी लगा उन्हें अच्छे से बांध चुका था। पर उसके हाथों में अब भी भेड़िए की वही खाल थी जिसे ओढ़कर वो आर्यनगर में दाखिल हुआ था। उसकी नजरें लगातार भेड़िए के चेहरे की ओर देखकर कुछ सोच रही थीं। उसके कानों में अब भी सेनापति की कही वो बात ढोल नगाड़े की तरह जोर जोर से बज रही थी कि वो शेर की खाल में एक भेड़िया है। गुस्से से उसका सर तपने लगा था कि तभी मुनमुन वहां आ पहुंचा। खुद के गुस्से पर काबू करते आर्यन ने देखा उस चमड़े के बैग में उसकी कहीं हर चीज मौजूद थी। सोने के उन सिक्कों को अब अपनी कमर पर बांधकर आर्यन अपने सैनिकों वाले कपड़ों को पहनने लगा। पर ऐसा करते हुए भी आर्यन की आंखें लगातार भेड़िए की उस खाल पर अटकी हुई थीं, और अब ना जाने क्यों, पर आर्यन ने भेड़िए की उस खाल को अपने ऊपर इस तरह ओढ़ लिया कि भेड़िए का चेहरा ठीक आर्यन के सर पर सजा था। उसकी पीठ से आगे आते भेड़िए के खाल नुमा ऊपरी पंजे उसके सीने पर बंधे थे, और अब भेड़िए निचले पंजों को अपनी कमर पर कसता हुआ आर्यन पलटा। गुस्से में तपकर लाल हुआ आर्यन पहले ही डरावना लग रहा था। उस पर से अब ताजा मरे भेड़िए की खाल को अपने ऊपर इस तरह लपेटना आर्यन को और भी ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। ये देख हिचकिचाते हुए सही, पर मुनमुन ने इसके बारे में पूछना चाहा, पर उससे पहले ही आर्यन ने उसे टोकते हुए कहा, यह सवाल जवाब करने का समय नहीं है मुनमुन, यह समय है करने का, अपने लिए खड़े होने का। सेनापति जी ने यही कहा था ना कि मैं शेर की खाल में एक भेड़िया हूं, लेकिन वो गलत है। मैं शेर की खाल में भेड़िया नहीं, बल्कि इस भेड़िए की खाल में एक बब्बर शेर हूं। और बहुत जल्द उन्हें भी इस बात का पता चल जाएगा। ना सिर्फ उन्हें, बल्कि पूरे आर्यनगर को, पूरे मृत्युंजय साम्राज्य को पता चल जाएगा कि मेरी पहचान एक हरामी की नहीं, एक योद्धा की है। मैं खुद में इतनी ताकत भर लूंगा, खुद को इस काबिल बना लूंगा कि लोग मेरे जन्म की सच्चाई भूलकर मेरे कर्म की सच्चाई से मुझे पहचानेंगे, और वही मेरी सच्ची पहचान होगी। मगर उससे पहले कुछ अधूरी मुलाकातें हैं जिन्हें हमें पूरी करनी है मुनमुन। जिसलिए हम आर्यनगर आए हैं, वो काम हमें निपटाना है। आर्यन की इन बातों से मुनमुन भी भावुक हो उठा था। साथ ही उसे इन सब में पहले से मजा आने लगा था। सो आर्यन को हिम्मत देते हुए वो बोला, आपके दिमाग में क्या चल रहा है मालिक? जो कुछ भी आपके दिमाग में हो, ये मुनमुन तैयार है। आप बस मुझे बताइए कि क्या करना है। ये सुनते ही आर्यन के चेहरे पर एक खुराफाती मुस्कान उभर आई। ये हंसी रसिक लेले वाली थी। अपना प्लान मुनमुन को अच्छे से समझाते हुए आर्यन ने उसे सिपाही दुष्यंत के सैन्य मोर्चे की तरफ भेज दिया और खुद निकल पड़ा एक दूसरे ही सैन्य मोर्चे की तरफ। आखिर ये सब एक सैन्य मोर्चे से ही तो शुरू हुआ था, क्यों ना इसका अंत भी वहां से लिखा जाए। कहता हुआ आर्यन बड़ी सावधानी से अपने लचीले और मस्कुलर शरीर से कूदता फांदता मौत के काले योद्धाओं की नजरों से खुद को बचाता हुआ एक खास सैन्य मोर्चे के पिछवाड़े में आ पहुंचा। दरअसल यह सैन्य मोर्चा किसी और का नहीं, सेनापति विक्रम सिंह की बेटी लायला का था, जिसे देखते हुए आर्यन बोला, गलती जितनी दुष्यंत की है उतनी तुम्हारी भी है लायला, तो फिर सजा भी तो दोनों को बराबर मिलेगी ना।
कहता हुआ आर्यन पिछली दीवार के सहारे सावधानी से ऊपर चढ़ता हुआ दूसरी मंजिल की खिड़की तक आ पहुंचा, जहां लायला रहती थी। मगर खिड़की से अंदर झांकते झांकते ही आर्यन की आंखें जैसे फटकर बाहर आ गईं। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि लायला इस वक्त भी अपने विदेशी टब में नग्न होकर नहाती हुई खुद को सहला रही थी। ये लड़की है मछली जो दिन रात पानी में पड़ी रहती है। सच तो ये था कि आर्यन की हालत पस्त थी, जहां उसका दिमाग उसे बदला लेने के लिए उकसा रहा था, तो उसके शरीर का बाकी बचा हिस्सा इस खूबसूरत नजारे को देखते रहने के लिए आर्यन को विवश कर रहा था। आर्यन को दूसरी बार एहसास होने लगा था कि अब वो सिर्फ लड़का नहीं रहा, वो एक मर्द बन चुका है। लायला के सुंदर, कोमल और मादक बदन को देख आर्यन का पूरा शरीर धुजने लगा। उसके शरीर का हर हिस्सा थर थराने लगा, और इसका फल ये हुआ कि आर्यन का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधा दूसरी मंजिल से गिरता हुआ सैन्य मोर्चे के पिछवाड़े में बने बगीचे में धप से जा गिरा। वो तो आर्यन की किस्मत अच्छी थी जो वो बगीचे के झाड़ीदार हिस्से में गिरा था, वरना ये दूसरी बार होता जब लायला के हुस्न के कारण आर्यन मौत के मुंह में जाता। दर्द से चीखती अपनी आवाज को अपने हाथों से दबाकर रोकता आर्यन दर्द में चुपचाप करहाने लगा। वहीं दूसरी तरफ मुनमुन ठीक सिपाही दुष्यंत के सैन्य मोर्चे के बाहर खड़ा था, जहां सिपाही दुष्यंत अपने शागिर्दों को भयानक फिस्ट फाइटिंग यानी मुक्के से तेज प्रहार करने की तकनीक सिखा रहा था। सेवक मुनमुन को अपने सैन्य मोर्चे के पास खड़ा देख दुष्यंत अपने उसी घमंडी अंदाज में बोला, सुना मैंने तुम्हारे उन खूंखार भेड़ियों को मारने का कारनामा, और अब यहां क्या मेरे मुंह से अपनी तारीफ करवाने आए हो? दुष्यंत के कहते ही उसके सभी शागिर्द ठाका मारकर हंस दिए, तो वहीं उन्हीं के साथ साथ मुनमुन भी अजीब तरीके से अपनी हंकली बनावटी हंसी हंसता हुआ बोला, नहीं सिपाही दुष्यंत जी, मैं तो बस आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। मुनमुन का यह निवेदन सुन जहां दुष्यंत को सोच में पड़ गया, तो वहीं मुनमुन की नजरों में वही दृश्य घूमने लगा जो उसने छुपकर देखा था। उसके मालिक को डंडे से मारते दुष्यंत और उसके सारे शागिर्द वही थे जिन्होंने घायल आर्यन को अधमरी हालत में जमीन के अंदर जिंदा गाड़ दिया था। मुझे तुमसे क्या काम हो सकता है मुनमुन? हर तरफ तुम्हारे चर्चे हैं, यहां तक सेनापति जी ने कहा है कि वो तुम्हारे लिए खास युद्ध गुरुकुल में बात करेंगे, जहां तुम अपनी स्तोन के साथ भयानक युद्ध कला सीखकर और भी खूंखार हो जाओगे, और किसी खास सैन्य दस्ते में तुम्हें शामिल कर लिया जाएगा। पर इसके साथ बात यह भी है मुनमुन कि इसके बाद भी तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे यानी दुष्यंत को अकेले में बात करने के लिए बुलाओ। जो कहना है यहीं कहो, वरना तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है, मैं उन भेड़ियों से लाख गुना ज्यादा जंगली हूं। दुष्यंत ने मुनमुन को नीचा दिखाते हुए कहा, और फिर अपने शागिर्दों के साथ मुक्केबाजी का अभ्यास करने लगा। वही मुनमुन फिर वही झूठी हंसी हंसता हुआ बोला, अरे बिल्कुल भेड़िए क्या, आप तो दुनिया में सबसे ज्यादा जंगली हो। मेरा मतलब है खूंखार हो, भयानक हो, और इसीलिए सेवक बस इतना ही चाहता है कि अगर मुझे कोई लड़ना सिखाए तो वो आप हो, कोई और नहीं, क्योंकि आपसे ज्यादा बेहतरीन योद्धा मैंने आज तक नहीं देखा। अपनी ये तारीफ सुनते ही दुष्यंत के हवा में तेजी से घूमते मुक्के रुक गए। उधर मुनमुन ने यह देख दुष्यंत को और लालच देते हुए कहा, मैं तो आपको गुरु के रूप में पाकर धन्य हो जाऊंगा, साथ ही इसमें आपका भी तो फायदा है। जिस मुनमुन की सेनापति जी ने सबके सामने भरे आर्यनगर में तारीफ की, वो आज आपका शागिर्द है। जब ये लोग सुनेंगे तो आपका कितना नाम होगा। मुझे तो लगता है चिनिम्मा आपकी काबिलियत और योद्धा तैयार करने गुर को देख कहीं आपको ही अगला सेनापति अध्यक्ष घोषित ना कर दे। ये कहकर मुनमुन ने दुष्यंत की सबसे कमजोर नस छेड़ दी थी। सेनापति अध्यक्ष बनाए जाने वाली बात सुनकर जैसे दुष्यंत का दिमाग घूम गया, और अब तक मुनमुन से बड़े रूखे लहजे में बात करने वाला दुष्यंत मुस्कुराकर बोला, वैसे आमतौर पर मैं किसी को ऐसे अपने शागिर्द नहीं बनाता, मगर क्योंकि तुम इतनी जिद कर रहे हो मुझसे सीखने की, इतने उतावले हो और मतलब से मरे ही जा रहे हो, तो मैं तुम्हारा गुरु बनना स्वीकार करता हूं। कहते हुए दुष्यंत की बाँछें खिल गईं, तो वहीं आर्यन की बताई तरकीब को अब फाइनल टच देता मुनमुन बोला, अरे वाह, ये तो खुशी की बात है, मगर क्यों ना इसे और बड़ा बनाए। मैंने जिन खूंखार भेड़ियों को मारा है वो इस समय सैन्य छावनी के मुख्यालय में लगे हैं, क्यों ना आप वहीं सबके सामने मुझे अपना शिष्य बनाए। फिर तो आपका नाम पूरे आर्यनगर में फैल जाएगा। मैं बुला लूंगा सारे आर्यनगर को। छावनी के सारे सैनिक को भी एक बड़े युद्ध गुरुकुल में जाने की जगह
मुनमुन ने आर्यनगर के सर्वश्रेष्ठ सिपाही दुष्यंत को अपना गुरु चुना। कितनी बड़ी बात होगी ये। मुनमुन की ये लच्छेदार बातें सुनकर दुष्यंत भी फिसलने लगा था। अपनी मूछों को ताव देता हुआ वो अपने सभी शागिर्दों को डांटते हुए बोला, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? क्या मेरा नया और सबसे चहेता शागिर्द जाएगा आर्यनगर के सभी लोगों और छावनी के सभी सैनिकों को बुलाने? अभी के अभी तुम सभी जाओ और सबको लेकर सैन्य छावनी के मुख्यालय पहुंचो। कोई ना आ रहा हो तो उसे खींच कर लाओ। याद रहे, एक एक इंसान वहां होना चाहिए, वरना तुम सबकी खाल उधेड़ दूंगा मैं। ये सुनते ही दुष्यंत के सभी शागिर्दों में अफरा तफरी मच गई। कोई आर्यनगर से लोगों को लेने भागा तो कोई सैन्य मोर्चे से सैनिकों को लेने, और बाकी सभी सेनापति जी और आर्यनगर के सभी खास मंत्रियों को बुलाने दौड़ पड़े। वहीं दुष्यंत मुनमुन के कंधे पर हाथ रखता हुआ बड़ी विनम्रता से उसे मुख्यालय की ओर ले जाता हुआ बोला, मुनमुन तुम्हें पता नहीं है, पर तुम हमेशा से मेरे लिए खास रहे हो। तुम्हारे अंदर मुझे हमेशा से एक आग दिखी है। मैं सोच रहा था क्यों ना तुम सबके सामने ये भी बोल दो कि जिस तकनीक से तुमने उन भेड़ियों को मारा वो तकनीक भी आर्यन की नहीं, मेरी सिखाई थी। कैसा रहेगा ये? वहां दुष्यंत की हां में हां मिलाता, उसकी झूठी तारीफें करता मुनमुन ये सोचते हुए मुख्यालय की ओर बढ़ रहा था कि यहां तो सब तरकीब के मुताबिक हो गया, बस अब उधर मालिक अपना काम अच्छे से निपटा लें। पर इधर नीचे गिरने के कारण कमर में आई मोच को स्ट्रेच करते सही करता हुआ आर्यन दबी जुबान कढ़ाई में दर्द से शायद इसे ही कमर तोड़ इश्क कहते हैं, पकड़ाने के डर से बेचारा दर्द में चीख भी नहीं सकता था। पर अगले ही पल खुद को संभालता हुआ आर्यन अपने सर को हवा में जोर जोर से दाएं बाएं हिलाता हुआ खुद से बोला, नहीं आर्यन, ये समय भटकने का नहीं है। मुनमुन शायद अब तक अपना काम कर चुका होगा, मुझे भी अब जल्दी से अपना काम निपटाना होगा। यही सोचकर चार्ज हुआ आर्यन फिर से बड़ी तेजी से पिछली दीवार के सहारे दूसरी मंजिल पर जा पहुंचा और बड़े आहिस्ता से खिड़की फांदते हुए वो दीवार के पीछे जा छुपा, जहां से लायला की छाती पर उभरे पहाड़ों का नजारा साफ साफ दिखाई दे रहा था। मगर आर्यन खुद को फिर से कंट्रोल करता हुआ बगैर आवाज करे अब आगे बढ़ता हुआ दूसरी दीवार के पीछे जा छुपा। सीधे हमला करने की जगह छुपना इसीलिए जरूरी था क्योंकि लायला खुद भी एक सिपाही थी। हालांकि आर्यन को हराना तो उसके बस में नहीं था, पर हां, भनक लगते ही वो खुद को बचाती हुई सबको जरूर वहां बुला लेती। यही सोचकर अगली दीवार की ओट में आर्यन फुर्ती से जा छुपा, मगर यहां से लायला की छाती के नीचे का सारा हिस्सा पानी के नीचे मचलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिसे देख आर्यन का शरीर जहां तहां से अकड़ने लगा। खुद को काबू में करने के लिए आर्यन क्या करे क्या ना करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर कहते हैं ना, हां हां वही, जब किस्मत नहीं लगे हों घोड़े तो फिर शौक से तलो पकोड़े। जहां आर्यन बगैर आवाज किए चुपचाप खुद को काबू करने की कोशिश कर रहा था, तो ठीक उसी समय कक्ष में घूमती एक बिल्ली के टकराने से फूलों का एक गमला जोरदार आवाज करता हुआ जमीन पर धप से आ गिरा, जिसकी आवाज सुनकर लायला चौकन्नी हो गई। क्या होगा आगे? क्या ले पाएगा आर्यन अपना बदला, या गिरफ्तार होकर फिर से मौत के चंगुल में फंस जाएगा? आगे जानने के लिए सुनते रहिए एक्शन आर्यन, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।